हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सीए फाइनल मई 2022 आरटीपी ऑडिट का एक क्वेश्चन है रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल पे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। पदम लिमिटेड इज एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कारपेट। पदम लिमिटेड जो है वो एंगेज है किसमें, कारपेट मैन्युफैक्चर करते हैं और कंपनी यहाँ पे प्लान कर रही है हम एक्सपांड करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे अपना ऑपरेशन। जो मैनेजमेंट है इसलिए उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया था अपना फोकस किसके ऊपर इंक्रीज़ कर दिया था, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, ताकि वो बेटर गवर्नेंस कर पाए। अब मैनेजमेंट ने डिस्कस किया, द मैनेजमेंट डिस्कस्ड विद द स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू इंश्योर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन सो दैट द स्टैट्यूटरी ऑडिट इज रिस्क बेस्ड एंड फोकस ऑन द एरिया ऑफ ग्रेटर रिस्क टू अचीव द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। सो मैनेजमेंट ने यहाँ पे डिस्कस कर दी है, मैनेजमेंट डिस्कस विद द स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ ये चीज़ें डिस्कस होती है ताकि यहाँ पे इंश्योर किया जाए कि जो भी द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन, क्या स्टेप्स यहाँ पे लिया जाना चाहिए सो दैट यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट इज रिस्क बेस्ड, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज रिस्क बेस्ड एंड फोकस्ड ऑन द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रिस्क टू अचीवमेंट ऑफ द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। Name the key steps and phases involved in the risk-based audit. Also discuss the steps to be taken for risk assessment phase of an audit. So यहाँ पे बताना क्या है, बताना ये है कि key steps क्या होगा and phases involved in risk-based audit. So what are the key steps और कौन से phases होते हैं risk-based audit में, ये बताना है। और फिर यहाँ पे also discuss the steps to be taken for risk assessment phase of an audit. Risk assessment phase जो है वो एक phase बनता है risk-based audit का, तो इसको डिटेल में हमें बताना पड़ेगा risk assessment phase of an audit. आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑडिटर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर ऑब्जेक्टिव इन रिस्क बेस्ड ऑडिट इज, ऑडिटर ऑब्जेक्टिव इन रिस्क बेस्ड ऑडिट इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर ऑब्जेक्टिव इन रिस्क बेस्ड ऑडिट इज ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस निकालना है किस चीज़ का, रीजनेबल एश्योरेंस निकालना है दैट नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज बाय फ्रॉड और एरर एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो फ्रॉड से हो चाहे वो एरर से हो, एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव होती है इन अ रिस्क बेस्ड ऑडिट। एंड फिर आता है व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द 3 की स्टेप्स। तो 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 3 स्टेप्स ये इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला आता है स्टेप 1 रिस्क असेसमेंट, सेकेंड स्टेप आता है रिस्क रिस्पॉन्स। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट होता है, फिर रिस्क रिस्पॉन्स होता है और थर्ड स्टेप आता है रिपोर्टिंग। सबसे पहले बात आता है रिस्क असेसमेंट, फिर रिस्क रिस्पॉन्स, फिर आता है रिपोर्टिंग। वापस से रिस्क असेसमेंट होता है पहले, फिर रिस्क रिस्पॉन्स होता है, फिर आता है रिपोर्टिंग। तो 3 स्टेप्स होता है, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स और रिपोर्टिंग। रिस्क असेसमेंट में क्या होता है कि असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है उसे असेस करने के लिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे रिस्क असेसमेंट बोला जाता है। असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द रिस्क असेसमेंट। फिर रिस्क रिस्पॉन्स, जो रिस्क असेस किया है उसको अब हम रिस्पॉन्स भी देंगे। तो रिस्पॉन्स कैसे देंगे, तो यहाँ पे हम डिजाइन करते हैं, परफॉर्म करते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, डिजाइन एंड परफॉर्म द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर दैट रिस्पॉन्ड टू असेस रिस्क एंड रिड्यूस द रिस्क टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट एक्सेप्टेबली लो लेवल। ताकि हम ऐसे डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, डिजाइन करेंगे ताकि जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का जो रिस्क होने का चांसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वो बहुत कम हो जाए, एक्सेप्टेबली लो लेवल तक पहुँच जाए। थर्ड स्टेप ये आता है, थर्ड स्टेप आता है रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे एक बार हमने असेसमेंट कर लिया, उसके बाद हमने वहाँ पे उसका रिस्पांस भी दे दिया, तो अब हम रिपोर्ट करेंगे। इशूइंग अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट जाएगा बेस्ड ऑन द ऑडिट फाइंडिंग। यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट जाएगा बेस्ड ऑन द ऑडिट फाइंडिंग, जो भी ऑडिट फाइंडिंग। यहाँ पे 3 स्टेप इन्वॉल्व थे और यहाँ पे 3 फेज ही। तो 3 फेज कौन से हैं, द रिस्क बेस्ड ऑडिट प्रोसेस इज प्रेजेंटेड इन 3 डिस्टिंक्ट फेजेस। 3 डिस्टिंक्ट फेजेस वही है, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स और रिपोर्टिंग। वापस है रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स और रिपोर्टिंग। रिस्क असेसमेंट फेज ऑफ एन ऑडिट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। ये क्वेश्चन पूछा था कि रिस्क असेसमेंट फेज के बारे में थोड़ा यहाँ पे डिटेल में बताना पड़ेगा कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। रिस्क असेसमेंट में यहाँ पे फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले आता है क्लाइंट एक्सेप्टेंस। तो ऑडिटर अब सबसे पहले क्लाइंट को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्टेंस मतलब ये क्लाइंट का मैं ऑडिट करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है क्लाइंट एक्सेप्टेंस। तो क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया ऑडिटर ने, ठीक है। फिर एक बार एक्सेप्टेंस हो गया तो आप ओवरऑल एंगेजमेंट का जो है, जो भी ऑडिट करने वाले हो उसे एंगेजमेंट बोला जाता है। तो ओवरऑल प्लानिंग करना पड़ता है यहाँ पे, प्लानिंग ओवरऑल एंगेजमेंट यहाँ पे आपको प्लान करना पड़ेगा। फिर एक बार आपने प्लानिंग कर लिया तो यहाँ पे आप परफॉर्म करोगे क्या, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। परफॉर्म करोगे क्या, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ताकि यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर पाओ बिजनेस अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड आइडेंटिफाई इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, तो यहाँ पे आपको परफॉर्म करना होगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ बिजनेस को और उसे आइडेंटिफाई करो क्या, आइडेंटिफाई इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क।
फिर फोर्थ स्टेप आता है कि यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिलेवेंट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, और यहाँ पे एसेस करना पड़ेगा देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो 4 पॉइंट फटाफट रिवाइज। सबसे पहले ऑडिटर यहाँ पे क्लाइंट एक्सेप्टेंस लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे परफॉर्म करेगा, यहाँ पे ओवरऑल इंगेजमेंट का प्लानिंग देखेगा। तो एक बार प्लानिंग देख लिया तो आप परफॉर्मेंस चालू करोगे, परफॉर्मेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ बिजनेस को और आइडेंटिफाई कर पाओ क्या इनहेरेंट कंट्रोल और इंटरनल इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, क्या कर पाओ इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। फिर आता है आइडेंटिफाई रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर एंड असेसिंग द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर क्या है रेलेवेंट, और उनका असेस करना है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। फिर एक बार आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप करोगे असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल स्टेटमेंट होने का कितना रिस्क है उसे असेस करना है, ये भी ऑडिटर का काम है। ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंड द सिग्निफिकेंट रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, आप असेस करोगे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। फिर ऐसे रिस्क को आइडेंटिफाई करो जिस पे यहाँ पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लगता है, एंड दोज रिस्क फॉर विच सब्सटेंटिव प्रोसीजर एलोन आर नॉट सफिशिएंट। ओके, सो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है सिग्निफिकेंट रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन एंड दोज रिस्क फॉर विच सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर आर नॉट सफिशिएंट। दोज रिस्क, ऐसा रिस्क जहाँ पे दोज रिस्क फॉर विच सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। फिर आता है कम्युनिकेटिंग एनी मटेरियल वीकनेस इन डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू द मैनेजमेंट एंड TCWG। इसका मतलब ये होता है कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेट क्या करना पड़ेगा? एनी मटेरियल वीकनेसेस, कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्या? एनी मटेरियल वीकनेसेस। किस चीज़ में? डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू द मैनेजमेंट और TCWG के यहाँ पे बताना पड़ेगा, ऑडिटर को ऐसा करना पड़ेगा। और लास्ट में आता है पॉइंट कि आपको मेक एन इन्फॉर्म असेसमेंट किसका? ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड डेटा डिस्कशन लेवल। सो एक आपको इन्फॉर्म्ड असेसमेंट लेना पड़ेगा, इन्फॉर्म्ड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। कहाँ पे? रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट द असर्शन लेवल। इसी के साथ ही क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।